नमस्कार दोस्तों भारत के लिए इस समय बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हमारा पड़ोसी देश नेपाल यहाँ से स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रोटेस्ट, जिस तरह की चीज़ें अभी आपने रिसेंटली देखी, उसका असर बॉर्डर एरियाज पर भी देखने को हुआ। मतलब भारत नेपाल बॉर्डर पर भी काफ़ी हिंसा हुआ था। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान हम सब जानती हैं काफ़ी कुछ इशूज़ चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। फाइनली नेपाल को नए प्रधानमंत्री मिले हैं और इस बार नेपाल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी, सुशीला कार्की, जो कि चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं, पहली वुमेन चीफ जस्टिस। और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कई एक्सपर्ट्स के द्वारा कि वो प्रो इंडिया, प्रो मोदी आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये सभी खबरें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ओली हैं, जिन्होंने अभी जस्ट रेजिग्नेशन दिया, वो अभी भी एंटी इंडिया स्टैंस नहीं छोड़ रहे हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि आपको साफ साफ एंटी इंडिया देखने को मिलेंगे। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है यहाँ पर। एग्जैक्टली सुशीला कार्की के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या यहाँ पर बेनिफिट्स है, भारत पर क्या इंपैक्ट है, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, इन सभी के जो बैचेज हैं 15 सितंबर को क्लोज हो जाएंगे। यहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर ये है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुशीला कार्की ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है नेपाल में, क्योंकि वो ऑलरेडी पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी 2016 से 17 के बीच में, मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहां पर अब बन गई हैं नेपाल की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियस सी बात है, इंटरिम लीडर के तौर पर उनको बनाया गया है, क्योंकि यहां पर इलेक्शंस के थ्रू वो जीती नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह की सिचुएशन इस समय नेपाल में बनी हुई थी, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की जरूरत थी। तो ये जो ट्रांजिशन है वो आपको एक नेपाल में मोमेंट ऑफ होप और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा है कि आखिरकार किस आधार पर उनको नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। खैर, मैं आपको सुशीला कार्की के बारे में पहले बता देता हूं। 1952 में इनका जन्म होता है नेपाल के विराटनगर में, और यहां पर उनका एजुकेशन अगर आप देखोगे तो भारत के साथ भी लिंक देखने को मिलेगा। वाराणसी में जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था पॉलिटिकल साइंस में, और आगे चलकर नेपाल में ही जो लॉ की डिग्री है वो उन्होंने प्राप्त की थी। और फाइनली 2009 में वो यहाँ पर वो एक तरह से जो जस्टिस हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं, उनके तौर पर अपॉइंट किया जाता है। और फाइनली 2016 में जाकर उनको चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उनको लेकर जो रेपुटेशन है वो है कि वो करप्शन के खिलाफ है, नेपोटिज्म के खिलाफ है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के खिलाफ हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस चाहती हैं, जेंडर इक्वालिटी चाहती हैं, और साथ ही साथ जो महिलाओं के जो अधिकार हैं, सिटीजनशिप राइट्स हैं, उसको भी वो चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था 2016-17 में जब वो नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कई ऐसे लैंडमार्क रूलिंग्स पास किए थे जो कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज किया गया था जिसके अंदर। और ऑब्वियस सी बात है, जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ये पसंद नहीं आ रहा था। नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो या फिर जो केपी ओली की पार्टी हो गई, प्रचंडा की पार्टी हो गई, किसी को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था कि उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन भी लाया गया था। जी हाँ, 2017 में पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके रूलिंग्स के खिलाफ एक कदम उठा रहे थे, रिटेलिएट कर रहे थे। लेकिन फाइनली जो है मोशन को विड्रॉ किया गया था, और तब जाकर जो है उन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया। 2017 में उनका जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो खत्म होता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों आखिरकार उनको इस बार जो है इंटरिम लीडर के तौर पर चुना गया है। और 2025 में अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस तरह से यहाँ पर पूरा जो एक सिस्टम है नेपाल का वो हिल गया था। ओली की जो सरकार है, उन्होंने पहले तो ये सोशल मीडिया बैन लगाया। एक मौका मिल गया जेनजी के लिए कि पुराने जितने भी इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट किया जाए, चाहे करप्शन का इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अथॉरिटेरियन गवर्नेंस हो गया। जिस तरह से यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा था कि यहाँ पर जो नेताओं के लड़के हैं, बेटा बेटी हैं, वो तो फॉरेन जाकर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा था। और कहीं ना कहीं यही लगा कि सोशल मीडिया बैन करके इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये जितने भी हिंसा वगैरह हुए थे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जलाई गई, सुप्रीम कोर्ट जला दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं नेपाल के अंदर। और इसी की वजह से फाइनली जो केपी शर्मा ओली है, उनको प्रेशर
प्रेशर में आकर, इनफैक्ट बोला ये जाता है कि जो आर्मी चीफ हैं उनके प्रेशर में आकर यहाँ पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। और आपने देखा मतलब जिस तरह के भयानक सीन्स थे यहाँ पर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं नेपाल के, ड्यूबा हो गए, उनकी वाइफ हो गई जो फॉरेन मिनिस्टर थी, मतलब जिस तरह से घर से निकाल के घसीटा गया, उनको मारा गया है, मतलब काफ़ी भयानक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सुशीला कार्की को क्यों चुना गया। देखो, कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर वो सामने आई हैं। 1-2 दिन से बात चल रही थी कि शायद वो इंटरिम लीडर बन सकती हैं, लेकिन फिर नाम पीछे हो जा रहा था। ऐसा बोला जा रहा था कि जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, वो शायद हो सकते हैं लीडर। लेकिन फाइनली क्या है कि 12 सितंबर को, मतलब कल ही जो है, यहाँ पर बताया जाता है कि जो यूथ प्रोटेस्ट लीडर्स हैं, जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो साथ में बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, आर्मी चीफ और साथ ही साथ प्रेसिडेंट, उन सब के सहमति से मिलकर फाइनली जो सुशीला कार्की है उनको एज अ लीडर के तौर पर चुना गया। इंटरिम लीडर, जाहिर सी बात है, जब आगे चुनाव होंगे तो जो भी नया लीडर सामने आएगा उनको चुना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैंडेट यही है कि इस समय जिस स्थिति से नेपाल गुजर रहा है उसको स्टेबलाइज किया जाए, ऑर्डर को रिस्टोर किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है, एंटी करप्शन रिफॉर्म्स लाए जाए, क्योंकि मेन तो करप्शन का ही मामला आपको देखने को मिलेगा, और नेपाल को फ्रेश इलेक्शंस की तरफ ले जाया जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी आर्गूमेंट है कि एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो रही है इसको लेकर कि सुशीला कार्की को, जो चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, किस बेसिस पर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि संविधान में ऐसा इस तरह की कोई चीज़ें मेंशन है नहीं। तो विदाउट इलेक्शन, बिना किसी चुने, यहाँ पर आप कैसे उनको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो। खैर, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो सुशीला कार्की है उनकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या हैं। देखो, स्ट्रेंथ यही है कि उनकी मॉरल अथॉरिटी और जो रेपुटेशन है इंटीग्रिटी की, वो लोग कहीं ना कहीं जानते हैं। एक न्यूट्रल के तौर पर वो देखी जा रही हैं, नॉन पार्टीजान, मतलब वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट को भी वो सिंबलाइज करती हैं। और उनके अंदर कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज उनकी होगी, जुडिशियल प्रोसेस, उनको सब कुछ ये सब के बारे में पता ही होगा। लेकिन हाँ, लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी बेस नहीं है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एस्टैब्लिश्ड पुरानी, वो उनको अपोज करेंगे। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अलग होता है। आप अदालत में बैठकर जजमेंट पास करते हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप एक्चुअल में गवर्नमेंट चलाते हो तो वो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एलिट्स हैं, जो आर्मी है, फॉरेन पावर्स हैं, वो हो सकता है उनसे उधर से रेसिस्टेंस आए, यहाँ पर वल्नरेबल हो सकती हैं। तो ओवरऑल मैंने देखा कि यहाँ पर जो कोर ऑब्जेक्टिव है सुशीला कार्की को बनाने का, वो आप 3 तरह से देख सकते हो: शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में यह है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नेपाल में इस समय पब्लिक ऑर्डर जो है उसको रिस्टोर करना। यहाँ पर जिस तरह से क्रिमिनल्स रिलीज हुए हैं जेलों से, उनको वापस अंदर ले जाना। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन बैन वगैरह है उसको लिफ्ट करना, इंटरनेट को रिस्टोर करना, प्रेस फ्रीडम लाना, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी स्टैब्लिश करना कि यहाँ पर जिस तरह से वो जो बच्चों की मृत्यु हुई थी, 19-20 बच्चे मारे गए थे, कौन उसका जिम्मेदार है। यहाँ पर नेशनल डायलॉग कन्वीन करना, ताकि जो यूथ है, पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी हैं, वो सब मिलकर देश को आगे ले चलें। और इसके साथ साथ एक क्लियर ट्रांजिशन रोड मैप लेकर आना, ये शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। मीडियम टर्म में यहाँ पर यही है कि जो केयर टेकर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिफॉर्म्स लाना, मतलब कि इलेक्शन कमीशन, एंटी करप्शन बॉडीज़, या फिर जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है वो लेकर आना। जितने भी करप्शन स्कैंडल सामने आए हैं नेपाल के अंदर, जो यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं वो भी ला सकती हैं। लॉन्ग टर्म देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि देखो, वो चुनी हुई नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर बनी है सुशीला कार्की, तो जल्द से जल्द फ्री फेयर इलेक्शन होल्ड करना चाहिए, और ये इंटरनेशनली मॉनिटर्ड इलेक्शन हो, ताकि लोगों का ज़्यादा भरोसा हो कि यहाँ पर चुनाव में कोई भी धांधली नहीं हुई है। इसके अलावा जुडिशियल इंडिपेंडेंस, डिजिटल राइट्स, ये सब चीज़ों को लेकर आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में यही है कि जल्द से जल्द एक चुनाव करवाना। लेकिन यहाँ पर देखो, एक बड़ा सवाल ये होता है कि जो अभी आर्मी चीफ हैं जनरल अशोक राज सिंघदेल, क्या वो सुशीला कार्की को अलाउ करेंगे काम करने के लिए? क्योंकि देखो, यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि वो मोनार्की के सपोर्टर हैं। मतलब कहीं ना कहीं अभी आप सब जानते हैं कि जो डिपोस्ट किंग है ज्ञानेंद्र शाह, और उनके सिंपथाइजर हैं, ऐसा बताया जाता है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था, हिंसा हो रही थी नेपाल में, तब रात को करीब 9 बजे के आसपास वो टीवी पर आते हैं, और जब वो ऐलान कर रहे थे, बता रहे थे कि आर्मी टेक ओवर कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को, ये सब, तब अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके पीछे एक फ़ोटो चल रही थी, काफ़ी वायरल हो रही थी, और वो फॉर्मर जो किंग हैं पृथ्वी शाह, उनकी फ़ोटो थी ये कहीं ना कहीं। तो इसी की वजह से काफ़ी लोगों का मानना है कि वो मोनार्की के सपोर्टर हैं। तो क्या वो सुशीला कार्की को अलाउ करेंगे कि वो सही तरीके से काम कर पाएँ?
तो ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कई लोगों का जो सवाल है कि भारत को लेकर उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि केपी शर्मा ओली के समय में तो आप सब जानते ही हैं कि एंटी इंडिया स्टैंस काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। तो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो कहीं ना कहीं वो भारत के पक्ष में है, पीएम मोदी के पक्ष में। इनफैक्ट जस्ट जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी उसके पहले अगर आप देखोगे तो उन्होंने ओपनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, आई सल्यूट मोदी जी, आई हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ मोदी जी। और एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने भारत को प्रेज किया और कहा कि जब भी नेपाल को मुसीबत आई है तो भारत ने हेल्प किया है, इंडिया हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड नेपाल। तो ये उनके कहीं ना कहीं विचारधारा है, तो जाहिर सी बात है ये आप प्रो इंडिया यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। आप सोचिए, केपी शर्मा ओली जिनको लोगों ने हटा दिया, लोग नहीं चाहते, हेट करते हैं इस समय लिटरली। अभी तो क्या है कि वो आर्मी के संरक्षण में हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए उसके बावजूद भी जो है एंटी इंडिया स्टैंस नहीं जा रहा है। मतलब कि केपी शर्मा ओली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो भी कुछ हुआ है नेपाल में वो भारत पर ब्लेम कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि मैं पावर में बना रहता अगर मैं बॉर्डर डिस्प्यूट को नहीं उठाता, लिपू लेक, काला पानी, लिम्पाईदुरा। देखो क्या है ना, नेपाल अभी जब केपी शर्मा ओली थे, वैसे तो आज़ादी के बाद से अगर आप देखोगे तो ये जितने भी जगह की बात कही गई है, लिपू लेक, काला पानी, लिम्पाईदुरा, ये भारत और चाइना यहाँ से जो भी पास वगैरह जाता है तो ये भारत और चाइना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लंबे समय से भारत इसका इस्तेमाल कर ही रहा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव से, पॉलिटिक्स के चलते या फिर जो भी कह लीजिए, केपी शर्मा ओली ने ये मुद्दा उठा दिया ताकि लोगों का सपोर्ट मिल जाए, नेशनलिज्म की भावना आ जाए। तो वैसे मुद्दा उठाने को कुछ था नहीं, क्योंकि ये आज़ादी के बाद से आप देखोगे तो भारत के अंडर में ही है। तो अचानक से ये मुद्दा उठाना, तो कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल मोटिव आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एंटी इंडिया स्टैंस काफ़ी बढ़ने लग गया नेपाल में। और यही एक कारण है, अभी भी अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, इसको लेकर केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि इस मुद्दे को अगर मैं नहीं उठाता तो ये मुझे गद्दी से नहीं हटाते। मतलब कहीं ना कहीं वो भारत को ब्लेम कर रहे हैं, ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ है। बल्कि ये साफ है कि नेपाल में जो यूथ है वो काफ़ी परेशान हो गया था करंट स्टैब्लिशमेंट से और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उससे। इनफैक्ट केपी शर्मा ओली तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पावर लूज इसलिए की क्योंकि जो लॉर्ड राम, मतलब भगवान राम का जो जन्म कहा जाता है अयोध्या में है, जहाँ पर अब एक मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर, आप सब जानते हैं, तो उसको भी उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान राम का जो जन्म है वो नेपाल में हुआ। तो ये सारी चीज़ें वो बातें कर रहे थे कि अगर मैं ये स्टैंड नहीं लेता, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो यहाँ पर मुझे हटाया नहीं जाता। तो ये एंटी इंडिया स्टैंड आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि नेपाल के लिए आगे क्या रास्ता हो सकता है। देखो, सबसे बेस्ट केस सिनारियो तो यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शन हो, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, कोई ऐसा लीडर आ जाए, नेता आ जाए नेपाल में, या फिर कोई भी ऐसी पार्टी आ जाए जो एक्चुअल में नेपाल का भला चाहे। मतलब इधर उधर के मुद्दे, ये बॉर्डर इश्यूज, ये सब करने के बजाय नेपाल के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, अगर चाहें तो काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए तो काफ़ी बदलाव आएगा। तो ये बेस्ट केस सिनारियो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो होगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि इंस्टेबिलिटी बरकरार रहे, रिफॉर्म्स उतने पुख्ता ना हो, लेजिटिमेसी को लेकर सवाल उठता रहे, तो लोग समय समय पर आकर प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे। लेकिन हाँ, वर्स्ट केस ये हो सकता है कि मिलिट्री अगेन यहाँ पर टेक ओवर कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, लोगों को अगर पसंद नहीं आया सुशीला कार्की कैसी चीज़ों को संभाल रही हैं। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, देखना होगा आगे नेपाल किस दिशा में जाता है, और ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा पड़ोसी देश होने के नाते। तो लेट्स सी, बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो माउंटेन पीक्स हैं उसको आपको अरेंज करना है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपको जो है अरेंज करना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फ़ोन नंबर भी दिया है यहाँ पर, एक्जैक्टली ये फ़ोन नंबर है, कॉल करिए, टीम जो है आपको अच्छे से गाइड करेगी। रिमेंबर 2026 हो, 27 हो, 28 हो, सारे जो बैचेस की लास्ट डेट है ज्वाइन करने की वो 15 सितंबर है। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।